अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी एक कंप्लीट गाइड कि अगर आपको इस्लामाबाद एम्बेसी से IR1 CR1 वीजा का या IR5 वीजा का इंटरव्यू लेटर रिसीव हो गया है तो अब आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कौन कौन से फेसेस है जिनसे आप गुजरेंगे, इंटरव्यू लेटर रिसीव होने से लेके इंटरव्यू डे तक अब आपको क्या क्या चीजें करनी है, उन तमाम के बारे में एक कंप्लीट ओवरऑल पिक्चर, एक कंप्लीट गाइड मैं आज आपके सामने शेयर करूंगी। ये जो मालूमात मैं आपको दूंगी ये रिसेंटली लास्ट फ्यू वीक्स में जो लोग इंटरव्यू जो है दे के आए हैं उनसे कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन है, जिसकी बेसिस पे मैंने एक ओवरऑल आपके लिए गाइड तैयार की है जिसको मैं आपके सामने शेयर करूंगी। उन तमाम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है जो कि आइंदा आने वाले दिनों में इंटरव्यू डे के लिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फिक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पे अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। इस चीज के जो है वो अब हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, इस तमाम कंप्लीट गाइड के अंदर 5 फेजेस होंगे। आज अगर आपको इंटरव्यू लेटर रिसीव हो गया है तो अब आपको क्या करना है, 5 फेजेस से हम गुजरेंगे। सबसे पहला फेज होगा मेडिकल अपॉइंटमेंट का। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए जल्द से जल्द मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक करवा लें आप अपना। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी तो हमारा इंटरव्यू जनवरी के अंदर आया है, अभी हमारे पास 1.5 महीना है, तो हम क्या करें। आपको पता है कि कंट्री के हालात और सारी चीजें जो है इतनी अनसर्टेन सिचुएशन होती है, जिसलिए जल्द से जल्द मेडिकल अपॉइंटमेंट आप बुक कराएं ताकि आपकी फाइल जब मेडिकल डन हो जाए आगे भेजी जा सके एम्बेसी तक। तो क्विकली उसको बुक कराएं। बुक कराना कैसे होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ईमेल कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा है। जो हमारी कंसर्न अथॉरिटी है या जो डेजिग्नेटेड मेडिकल की जगह बताई है, जैसे अजीज मेडिकल सेंटर होता है, विल केयर होता है कराची में, तो अगर वहां पे कोई आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, लोग कॉल नहीं उठा रहे, तो आप उस जगह को विजिट कर लीजिए। आप वहां विजिट कीजिए, वहां पे जाइए, फौरन अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए और इस चीज को बिल्कुल भी डिले नहीं कीजिए। अच्छा, मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए 2 चीजों का ध्यान रखिए कि लोग पूछते हैं वहां पे कितना टाइम लगता है, तो आपको 2 से 3 घंटे जो है वो मेडिकल अपॉइंटमेंट वाले दिन लग सकते हैं। इसके साथ साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट की फीस जो है वो अब हो गई है 80 से 90,000 तक। रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने शेयर किया है कि जब उन्होंने पूछा तो उन्हें पता चला कि 90,000 उनकी फीस होगी। कुछ लोगों को वैक्सीनेशन कम चाहिए होती हैं, कुछ को ज्यादा चाहिए होती हैं, तो वो अगर आपको एक्स्ट्रा मनी लेते हैं तो फिर वो रिटर्न कर देते हैं कि आपके केस में इतनी यूज नहीं हुई। लेकिन दिमाग में रखिए तकरीबन अंडर 1 लाख जो है वो ये मेडिकल की आजकल कॉस्ट आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अभी रिसेंटली लास्ट वीक के हमने कॉल की मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए, उन्होंने कहा कि कोविड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन नवंबर के अंदर लोगों ने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि हमसे कहा कि पोलियो और कोविड के सर्टिफिकेट लेके आइए। तो जब आप अपने इंटरव्यू मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें या अपॉइंटमेंट बुक कराएं तो लाजमी उनसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करें कि हमारे लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि जाहिर है आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग मालूमात मिल सकती है। तो उनसे कंफर्म पहले से कीजिए कि हमारे केस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जनरली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल फॉर IR1 CR1 वीजा और IR5 वीजा आर मेडिकल अपॉइंटमेंट का जो फॉर्म होता है कि जी आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट की कॉन्फर्मेशन है, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर, उसका ईमेल प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास 2 कलर्ड फोटोग्राफ्स होने चाहिए, उसके साथ साथ DS-260 का कॉन्फर्मेशन पेज होना चाहिए और इसके साथ साथ पोलियो और कोविड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अगेन आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आया वो आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है। अच्छा, मेडिकल अपॉइंटमेंट के दिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपसे एक डॉक्टर बात करता है। जनरली वो थोड़ी सी मालूमात लेता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है, कोई सर्जिकल हिस्ट्री है वो लेता है, आपका एक्सरे होता है, आपकी वैक्सीनेशन
लगती हैं और उसके बाद जो है वो अगर मतलब स्मूथली सब चीज़ सही हो जाती है, डॉक्टर आपसे बात करता है और उसके बाद यूजुअली ये होता है कि वो आपको सील्ड आपकी सारी चीज़ें इस्लामाबाद एम्बेसी खुद ही फॉरवर्ड कर देगा। एक्सरे की जो रिपोर्ट होती है वो सील्ड एनवेलप अक्सर आपको दे देते हैं। अगर वो आपको दें तो उसको ओपन नहीं करना होता और उसको अपने पास रखना होता है टिल द डे ऑफ इमिग्रेशन, जब आप यूएस जाते हैं। तो ये आपका हो गया मेडिकल का अपॉइंटमेंट। उसके साथ साथ हम अब चलेंगे अगली तरफ जो कि है फेज 2, और फेज 2 के अंदर हम बात करेंगे आपको सेलेक्ट करनी होती है पासपोर्ट की डिलीवरी या पिकअप लोकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मुझे अक्सर लोग शेयर करते हैं कि हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया, लेकिन हम जो है वो पहले पासपोर्ट की डिलीवरी लोकेशन जो है ना वो सेलेक्ट करना भूल गए थे, तो फिर वो उन्हें बाद में कर लेते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा हैसल होता है, प्रॉब्लम होता है। तो याद रखिए कि ये भी इंटरव्यू के दिन से पहले करने वाला स्टेप है, काफ़ी दिन पहले करने वाला स्टेप है कि आप यूएस ट्रैवल डॉग्स की वेबसाइट पे जाएंगे और उसके बाद आप वहाँ पे पासपोर्ट की डिलीवरी हो या पिकअप हो उसको खुद सेलेक्ट करेंगे कि आया आप चाहते हैं कि पासपोर्ट आपके घर पे आ जाए या एक लोकेशन पे आ जाए जहां से जाके आप खुद पिकअप कर लें। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि पाकिस्तान के केस में आप कोशिश किया कीजिए कि डिलीवरी ना सेलेक्ट करें, पिकअप सेलेक्ट करें, क्योंकि हम अक्सर एक घर में 3-3 मंजिला घरों में रह रहे होते हैं, डिफरेंट फैमिलीज रह रही होती हैं, जिनमें अक्सर केसेस मैंने सुना है कि पासपोर्ट मिसप्लेस हो जाता है। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए डिलीवरी पिकअप सेलेक्ट कीजिए और जगह से जाके खुद अपने हाथ से उसको ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम थर्ड स्टेप की। थर्ड फेज जो है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑन CAC पोर्टल। मैं हमेशा पर्सनली रेकमेंड करती हूँ लोगों को कि CAC के पोर्टल पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया कीजिए एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर योर इंटरव्यू। मैंने अपने केस में देखा है और बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ वो भी मुझे बताते हैं कि उन्हें इस चीज़ से फ़ायदा हुआ। लेकिन अगेन ये याद रखिए कि ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। लीगल रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है कि इंटरव्यू डे पे आपके पास अपडेटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो, तमाम तर प्रूफ्स हो, तमाम तर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो। CAC पे अपलोड करना आपकी अपनी चॉइस होती है। अगर आपको लगता है कि ये आपको हेल्प करेगा तो आप कर सकते हैं, नहीं लगता तो नहीं कीजिए। आई पर्सनली रिकमेंडेड। CAC के पोर्टल के ऊपर एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर योर इंटरव्यू आपने करने होते हैं। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो जनरली लोग CAC के पोर्टल पे अपलोड करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एप्लीकेंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो अक्सर लोग CAC के पोर्टल पे अपलोड करते हैं वो होती हैं पिक्चर्स आपके साथ, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, फैमिलीज के साथ आपने कोई जगह अटेंड की है वो पिक्चर्स सारी जो कि दिखाएं कि आपका बोनाफाइड मैरिज रिलेशनशिप है। इसके साथ साथ आपकी चैट हिस्ट्री होती है, आपके कॉल लॉग्स होते हैं, आपने जो कॉल्स की होती हैं आपस में, आपकी सोशल मीडिया की पिक्चर्स होती हैं, आपके मनी ट्रांजैक्शंस होते हैं। अच्छा, ईद, बकरीद, वैलेंटाइंस डे, स्पेशल ओकेजन्स पे आपने अगर एक दूसरे को कार्ड्स भेजे होते हैं वो होते हैं, कोई गिफ्ट रिसीट्स होती हैं। इसके साथ साथ आपके जो है वो होटल बुकिंग्स, टिकट्स, पासपोर्ट स्टैम्प्स, अगर आपने कहीं पे विजिट किया होता है एक दूसरे को या किसी जगह घूमने गए होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपके केस को, और जब वो ऑलरेडी CAC पे अपलोड होती हैं तो फिर ऑफिसर उनको रिव्यू कर लेता है बिफोर योर इंटरव्यू, बिफोर ऑफिसर आपसे मिलता है। इसके साथ साथ जो पेटिशनर के डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें हम अक्सर लोगों को ये कहते हैं और लोग अपलोड करते हैं I-864 अपडेटेड। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने जो इनिशियल I-864 अपलोड किया होता है इसको अब 2 से 2.5 साल हो जाते हैं, तो जो है I-864 अपडेटेड यानी नया फॉर्म फिल करके उसको भी अपलोड करना ज़रूरी है। और याद रखें जब डॉक्यूमेंट लेके जाए इंटरव्यू डे पे तो पुराना भी और नया भी सब लेके जाना है। इसके साथ साथ W2 लेटेस्ट होना चाहिए। फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न जो होते हैं वो लेटेस्ट होने चाहिए। इसके साथ साथ आप अगर चाहें पेटिशनर का नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट या जो डोमिसाइल का कोई प्रूफ होता है वो, और इसके साथ साथ जो ट्रैवल हिस्ट्री हो उनकी थोड़ी सी कि अगर उन्होंने आपको विजिट किया है तो इस तरह के कोई पासपोर्ट स्टैम्प। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो आप CAC के पोर्टल पे 2 वीक्स बिफोर योर इंटरव्यू अपलोड कर सकते हैं। अब हमने बात कर ली फेज 3 की जो कि था अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑन CAC पोर्टल। उसके बाद हम बात करेंगे फेज 4 की जो कि है आपका इंटरव्यू डे। तो इंटरव्यू डे के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मैं सब लोगों को कहती हूँ अगर आपका अपॉइंटमेंट जो है वो 7 बजे है तो भी आप जो है उससे 1 से 1.5 घंटा पहले एटलीस्ट वहाँ पे पहुँच जाएं, क्योंकि याद रखें कि जो आपका शटल का एरिया होता है वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी हुई होती हैं उन लोगों की भी जिनका अपॉइंटमेंट 9 या 10 बजे होता है, लेकिन फिर भी लाइन में वो पहले होते हैं। तो आपको जो शटल एरिया पे जो गार्ड्स बैठे होते हैं, सिक्योरिटी होती है, उनको अपना इंटरव्यू लेटर दिखाना होता है और बताना होता है कि जी हमारा 7 बजे अपॉइंटमेंट है, ताकि वो आपको अर्ली शटल
शटल के अंदर भेज दें। एक और चीज़ का ध्यान रखें, अगर उन्होंने आपका 7 बजे का अपॉइंटमेंट लिखा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एन 7 बजे आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दें। 7 बजे का मतलब है कि वो आपको वहाँ बुलाएंगे, अंदर एम्बेसी में आपको जाना होगा, आपको एस्कॉर्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और फिर आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है 8 साढ़े 8 तक भी हो। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वहाँ पे टाइम से पहले ही मौजूद होना है, डिले का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शटल के लिए याद रखिए कि एटलीस्ट 3000 कैश आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा भी रखें, क्योंकि अगर किसी चीज़ की कॉपीज आपके पास नहीं होती हैं तो फिर आपको वहां से करानी पड़ती हैं। अगर आपने अपना सेल फोन या अपने साथ कोई मेटल की बिलोंगिंग कहीं नहीं रखी होती, किसी फैमिली मेंबर को नहीं दी होती, तो फिर उनके लिए आपको लॉकर परचेस करना पड़ता है। तो कैश आपके पास जरूर होना चाहिए जब आप इंटरव्यू डे पे जाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू डे पे जब आप जाते हैं तो सबसे पहले तो आपकी सिक्योरिटी होती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छा हम बाद में बात करेंगे कि फाइल आपको बनानी होती है प्रॉपर, जिसमें मैं हमेशा सबसे कहती हूँ लेबल करके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। जो सबसे पहले एंटर होते वक्त आपसे जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो यूजुअली इंटरव्यू लेटर होता है, उसका आपके पास कॉपीज भी होनी चाहिए। मेन इंटरव्यू लेटर स्कैन किया हुआ होना चाहिए। इंटरव्यू लेटर मांगते हैं, DS-260 की कॉन्फर्मेशन अक्सर पेज मांगते हैं और इसके साथ साथ पासपोर्ट देखते हैं, पासपोर्ट की कॉपी मांगते हैं। DS-260 कॉन्फर्मेशन पेज के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे। जब आपके पिटिशनर ने NVC के डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे तो उन्होंने I-864 भरा होगा, इसके साथ साथ उन्होंने एक DS-260 का फॉर्म भी सबमिट किया होगा। DS-260 का जब आप फॉर्म भर लेते हैं तो लास्ट में एंड में एक पेज आता है जो दिखाता है कि आपने फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, और अब एक ये बारकोड है जो उन्होंने आपको जनरेट करके दिया है, दैट्स कॉल्ड DS-260 कॉन्फर्मेशन पेज, और उस पर वो एक बारकोड बना हुआ होता है। वो पेज आपको प्रिंट आउट करके जरूर ले जाना है। पूरे फॉर्म की जरूरत नहीं होती, उस पेज की जरूरत होती है, तो उसको भी, उसकी मल्टीपल कॉपीज भी होनी चाहिए क्योंकि वो आपसे मांगा जाता है। तो याद रखिए कि इंटरव्यू डे पे जो सबसे पहले इनिशियल आपसे मांगी जाएंगी चीजें जो रेडी होनी चाहिए आपके पास, वो पासपोर्ट की कॉपीज होनी चाहिए, आपके पास 2 आपकी फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, CNIC की कॉपी होनी चाहिए, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट की जो ईमेल है वो प्रिंट आउट होनी चाहिए, और DS-260 कॉन्फर्मेशन पेज होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम पहले भी कई दफा वीडियोस में बात कर चुके हैं कि एक प्रॉपर लेबल्ड फाइल होनी चाहिए जिसमें आपके सिविल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके मैरिज के जो एविडेंसेस है वो हो गए, ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, फोटो कॉपीज हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, पासपोर्ट हो गए, इस तरह की चीजें सेपरेटली रखी हो ताकि जब भी आपसे मांगी जाए आप इजीली प्रोवाइड कर सके। फाइनेंशियल डॉक्स का अलग सेक्शन हो, सब चीजों का अलग सेक्शन हो। इस तरह की फाइल आपको बहुत हेल्प करती है, आपको एकदम से कंफ्यूजन नहीं होती कि मुझे कहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स फिगर आउट करने हैं। अच्छा, इस सब के बाद जो है वो आपका शटल में आपको बिठाया जाएगा और उसके बाद शटल जो है वो आपको लेके चली जाती है एम्बेसी की तरफ। एम्बेसी जो है वो मेन शटल एरिया से तकरीबन 10 मिनट दूर होती है। एम्बेसी जाने के बाद बिल्कुल हमें परेशान नहीं होना होता क्योंकि वहां पे हर स्टेज पे लोग होते हैं जो कि आपको गाइड कर देते हैं। लाइंस लगी हुई होती हैं और उसके अंदर वो आपको बताते जाते हैं कि अपने ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, आगे आपसे मांगे जाएंगे। विंडोज बाहर भी लगी हुई होती हैं जिन पे लोग आपसे आपके मैरिज के तीनों डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपके साथ पासपोर्ट मांगते हैं, आपकी बायोग्राफिक पेज जो होता है वो मांगते हैं पासपोर्ट का, और आपकी फोटोग्राफ्स मांगते हैं। इसके अलावा भी वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट की जो प्रिपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट लिस्ट आप जो है वो अपनी क्रॉस चेक करते रहा कीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास इंटरव्यू डे पे होने चाहिए। अब उसके बाद जब आपने नीचे से नीचे वाले एरिया में एम्बेसी के अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करा दिए, वो आपको इन कर देते हैं। उसके बाद आपका एक सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक के बाद आपको एक लिफ्ट में एक गार्ड के साथ ऊपर जाना होता है सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर वो मेन जगह है जहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, वहां पे जाके इनिशियली वो आपको एक फाइल देते हैं, समटाइम्स फाइल देते हैं, समटाइम्स वो आपसे कहते हैं कि अपने ओरिजिनल जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक तरफ अलहदा कर लीजिए। उसके बाद जो है वो आपको एक टिकट नंबर भी इशू करते हैं। अच्छा, टिकट नंबर इशू करने से क्या होता है कि जो सामने 3 विंडोज पे डिफरेंट ऑफिसर्स बैठे होते हैं, ऊपर एक लाइट होती है जिसके अंदर आपका नंबर आ रहा होता है, तो आपको उस नंबर पे ध्यान रखना होता है कि जी मेरी बारी कब आने वाली है। 25 नंबर चल रहा है, मेरा नंबर 26 है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अब मुझे जाना होगा, ठीक है।
अब पहली विंडो पे आपको बुलाया जाता है, वहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे मैरिज के डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं और पासपोर्ट वगैरह होता है। इसके साथ-साथ जो है वो आपसे आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, यानी कि आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं। बायोमेट्रिक्स हो गए, आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए और आपकी पिक्चर ले ली गई, फोटोग्राफ भी वो वहीं पे ले लेते हैं। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख के आपको वापस आपकी सीट पे जाने का कहते हैं। उसके बाद अगली विंडो और हाँ, और पहली विंडो पे आपसे ये भी पूछा जाता है पहली विंडो पे कि आपको किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना प्रेफर करते हैं। तो ये वही पॉइंट होता है जिसपे बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी हम उर्दू में देना चाहते हैं अपना इंटरव्यू, तो क्या हम दे सकते हैं? आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होता है आप उसमें दे सकते हैं। इंग्लिश में कंफर्टेबल है आप इंग्लिश में दे, उर्दू में है तो उर्दू में दे। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली हो, वो सच हो, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर हो। लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो है वो आपको जब सेकंड विंडो पे बुलाया जाएगा, जहाँ पे मेनली आपका ऑफिसर बैठा होगा जो आपसे आपका एक्चुअल इंटरव्यू लेगा। उस ऑफिसर के पास बेसिकली स्क्रीन्स चल रही होंगी जिनके ऊपर वो आपके, अगर आपने सीएसी के पोर्टल पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं या पहले से भी आपके डॉक्यूमेंट है तो वो उनको क्रॉस चेक करता रहता है। ऑफिसर जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी ऐसा ही हुआ था और मुझे बहुत सारे लोग भी बताते हैं कि वो बेसिकली उन चीज़ों को देखते हुए आपसे क्रॉस चेक करता है कि अच्छा आपकी ये पिक्चर्स में दुबई की पिक्चर्स लग रही है, तो क्या आप लोगों ने दुबई ट्रैवल किया था? तो फिर आपको उसको बताना होता है कि जी मैंने दुबई ट्रैवल किया था। फिर वो बोलेगा आपने कब से कब तक दुबई ट्रैवल किया था, कितने दिन के लिए ट्रैवल किया था? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। आप कहाँ गए थे, कब गए थे, कितने दिन के लिए गए थे, आपके हस्बैंड ने आपको कब विजिट किया था, कहाँ विजिट किया था, कितने दिन के लिए विजिट किया था, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके साथ साथ वो उसी विंडो पे आपसे बात करते करते, एक जनरल कॉन्वर्जेशन करते करते वो आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगते रहते हैं। कुछ लोगों से डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कुछ लोगों से डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, वो ये है कि बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी DS260 में कोई मिस्टेक हो गई थी, क्या हम उसको ओपन कर लें और क्या हम उसके अंदर जो है वो अपने एरर सही कर दें। तो हम अक्सर लोगों को कहते हैं अगर आपको इंटरव्यू लेटर रिसीव हो गया है तो उसके बाद आप उसको बिल्कुल छेड़खानी नहीं कीजिए, उसको छोड़ दीजिए और ऑफिसर को अगर आपको कुछ चीजें क्लियर करनी हो तो इंटरव्यू वाले दिन पे बता दीजिए। तो बिफोर योर इंटरव्यू जब आपको मुनासिब लगे कि आप ऑफिसर से बात कर सकते हैं या कॉन्वर्जेशन ऐसे पॉइंट पे है, तो आप उसको नाइसली बता सकते हैं कि आई वांट टू इंटरप्ट, मुझे आपको एक चीज बतानी है कि मुझे अपने DS260 में दो चीजें क्लियर करनी है। जैसे हमें किसी ने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि उनके लास्ट नेम के अंदर कोई स्पेलिंग का एरर आ गया था और उनके जो है एड्रेस चेंज में कोई छोटी सी गलती हो गई थी, तो उन्हें उस चीज को क्लियर करना था। तो ऑफिसर को उन्होंने नाइसली बता दिया कि हाँ मैं इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ, वो DS260 में हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है। तो ऑफिसर ने उसको वहीं पे करेक्ट कर दिया। तो इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई DS260 में मिस्टेक हो गई है, इंटरव्यू से पहले जब आपको इंटरव्यू लेटर मिल गया है, आपको अपने DS260 को खोलना, चेंज करना, ये सारी चीजें नहीं करनी होती। जो आपकी ऑफिसर के साथ इंटरव्यू डे पे कॉन्वर्जेशन हो रही होती है, उसी के दौरान आपने किसी पॉइंट पे नाइसली ऑफिसर को जो है वो बता देना है, इन्फॉर्म कर देना है। अगर वो अच्छा, और समटाइम्स ये होता है कि वो पूछता भी नहीं है, वो खुद ही करेक्ट कर लेता है या वो खुद आपसे कंफर्म कर लेता है कि ये मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा है, तो आप उसे बता देते हैं कि जी ये एरर हो गया था और मैं इसको यहाँ पे करेक्ट करना चाहती हूँ। तो ये कोई फिक्रमंदी की बात नहीं है। जनरल क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जाते हैं स्पाउस वीजा इंटरव्यू के अंदर और रिसेंटली भी लोगों से पूछे गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपके पिटिशनर का नाम क्या है। यह हमेशा आपको मालूम होना चाहिए। पिटिशनर के नाम की स्पेलिंग मालूम होनी चाहिए। आपका स्पॉन्सर कौन है ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये होता है कि आपके जो स्पाउस है वो जॉब क्या करते हैं, तो आपको उनकी डेजिग्नेशन मालूम होनी चाहिए। आपको उनकी वर्क के बारे में तमाम तर तफसीलात मालूम होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और सवाल जो बहुत कॉमन है कि विच स्टेट डज योर हस्बैंड लिव इन, आपका हस्बैंड किस स्टेट में रहता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ ये जरूर पूछा जाता है कि इज दिस योर फर्स्ट मैरिज, या हस्बैंड की भी अगर कोई प्रीवियस मैरिज है तो उसकी डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये आपकी मैरिज कैसे अरेंज हुई थी ये आपको जरूर पता होना चाहिए। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, इसका क्या सिनेरियो था, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके हस्बैंड के घर में कौन कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपको मालूम होनी चाहिए। उन लोगों के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
इसके साथ साथ ये मालूम होना चाहिए कि हस्बैंड जिस एरिया में रहते हैं वहाँ कोई उनके फेवरेट स्पॉट है, या करीब में कोई बेकरी है, या कोई ऐसी चीज़ है जिनके बारे में वो अक्सर मेंशन करते हो, जिससे ऑफिसर को आइडिया होता है कि आप दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आप उनके रूटीन को जानते हैं। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि आप किसी मुल्क में 6 मंथ से ज़्यादा रहे हैं, और हाँ, अगर आप रहे हैं तो फिर आपको पुलिस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि हस्बैंड जो है उन्होंने कब अमेरिका जो है वो इमिग्रेट किया था, वो सिटीजन कैसे बने थे, ये भी सवाल अक्सर लोगों से पूछा जाता है। तो ये कुछ सवाल हैं, इसके साथ साथ भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो CR1 IR1 वीज़ा के केस में पूछे जा सकते हैं। जनरली लोग जो है वो अक्सर जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आपको उन्हीं के साथ प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आपको आइडिया हो सके। डिफरेंट डिफरेंट लोगों से ये सवाल पूछे गए हैं तो वो आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो यूजुअली सवालात के बाद, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, ऑफिसर आपसे वो मांग लेता है, और उसके बाद वो होपफुली सभी को ये कह दें, हम यही दुआ करते हैं कि कंग्रेचुलेशंस, आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है। वीज़ा अप्रूव होने की सूरत में वो आपका पासपोर्ट जो है वो अपने पास रख लेते हैं, और उसके बाद आपको 2 वीक्स के अंदर जो है वो पासपोर्ट मिल जाता है। पासपोर्ट मिलना जो होता है वो बेसिकली हमारी इस कंप्लीट गाइड का लास्ट स्टेप होता है, जिसके अंदर पासपोर्ट जो है वो आपने जो जगह सेलेक्ट की थी, डिलीवरी लोकेशन या पिकअप लोकेशन, वहाँ से जो है वो आपको पासपोर्ट मिल जाता है। इसमें तकरीबन 2 वीक्स लगते हैं, अगर किसी का और डिले हो तो 3 वीक्स लग जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगते। आपने जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है वहीं पे आपको मैसेज मौसूल होता है कि जी आपका पासपोर्ट रेडी है, आप इसे पिकअप कर लीजिए, या वो डिलीवर हो जाएगा इस दिन, तो आपको वहाँ से मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, एक ब्रीफ सा ओवरऑल व्यू था कि आपको अंदाज़ा हो सके कि अगर आपको इंटरव्यू लेटर मिल गया है तो आइंदा आने वाले दिनों में आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो। कोविड वैक्सीनेशन रिसेंटली जो लोग मेडिकल करा रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं कि उनसे रिक्वायर्ड हो रही है या नहीं हो रही, उन्हें कार्ड लेके जाना है या नहीं जाना, क्योंकि हमें डिफरेंट लोगों से डिफरेंट आंसर्स पता चल रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।